नेक्स्ट चैप्टर है अपना कोरिलेशन। कोरिलेशन में कल पार्ट ए अपना हो चुका था और आज हम पार्ट करेंगे बी की बात। पार्ट ए में था कि कोरिलेशन किसे कहते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं आप लोगों को कि दो या दो से अधिक समंग श्रेणियों के मध्य जिस संबंध की गणना की जाती है उस संबंध को आप सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध को अंग्रेजी में कोरिलेशन कहा जाता है। मैंने बात कर दी कि दो डेटा सीरीज हो, जैसे हमारे पास 10 वस्तुओं की तो प्राइस हो और उन 10 वस्तुओं की मेरे पास क्या हो, डिमांड हो। तो उन 10 वस्तुओं की जो प्राइस है वो प्राइस उन वस्तुओं की मांग को क्या प्रभावित करती है, क्या प्रभावित करती है तो कितना करती है। उनके मध्य में जो इंडिपेंडेंट या जो स्वतंत्रता का जो संबंध है उस संबंध की गणना करना सहसंबंध होता है। फिर मैंने बात करी कि सहसंबंध की विशेषताएं क्या होती हैं, कि सहसंबंध जो है वो दो समंग श्रेणी के मध्य संबंध की गणना है, टोटल रिलेशन की बात करता है, ऑल ओवर अलग अलग बात नहीं करेगा, जैसे एक वस्तु की प्राइस और एक वस्तु की मांग, तो इसका विश्लेषण कोरिलेशन में नहीं होता है। कोरिलेशन में अगर आपने 5 समंक लिए हैं, 10 समंक लिए हैं, मतलब डेटा अगर आपने 10 समंक लिए तो उनका इकट्ठा जो रिलेशन है, इकट्ठी जो डिपेंडेंसी की जो बात है वो इसमें निकल के आएंगे। जैसे आपने कहा कि 10 मूल्य हैं और 10 वस्तुओं की मांग है, उसके बीच में यदि आप कोरिलेशन निकालेंगे तो इकट्ठा रिलेशन आएगा। जैसे मान लीजिए आया 70%, तो आप क्या कहेंगे कि इन वस्तुओं की मांग जो है वो मूल्य के अनुसार 70% तक आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी प्राइस का कम ज्यादा होना या उस वस्तु की मांग का कम ज्यादा होना, ये ये जो दोनों तत्व है प्राइस और मांग, ये एक दूसरे पर 70% तक आश्रित है। 30% स्थितियों में यदि मूल्य में परिवर्तन आता है या वस्तु की मांग में परिवर्तन आता है तो वो अन्य कारणों से होगा, प्राइस की वजह से नहीं होगा। तो इसमें ऑल ओवर कोरिलेशन गणना की जाती है। अगला मैंने बता दिया था कोरिलेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, जिसमें था धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन। तीसरा था लीनियर कोरिलेशन, देखिए वक्र लीनियर, कर्व लीनियर कोरिलेशन। पांचवा था सिंपल साधारण। छठा था पार्शियल आंशिक। सातवां था मल्टीपल यानी कि गुणात्मक विश्लेषण। मल्टीपल का मतलब वैसे तो बहुगुणी से लिया जाता है, मतलब एक से ज्यादा कंटेंट्स लेकर उनके बीच में रिलेशन निकाला जाए। तो ये अपनी बात हो चुकी थी। फिर मैंने डिग्री की बात कर ली थी। डिग्री में ये था कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के कोरिलेशन होते हैं। अगर आंसर +1 है तो पॉजिटिव कहलाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव। -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव। अगर आपका उत्तर 0.9 से बड़ा है, 0.9 या 0.9 से लेकर 1 के बीच में पॉजिटिव है तो हाई डिग्री कोरिलेशन, नेगेटिव है तो हाई डिग्री कोरिलेशन नेगेटिव। अगर आपका उत्तर 0.75 से 90 के बीच में, प्लस का उत्तर है तो हाई डिग्री पॉजिटिव, माइनस का उत्तर तो हाई डिग्री नेगेटिव। अगर आपका उत्तर 0.6 से 0.75 के बीच में है, प्लस में है तो सामान्य कोरिलेशन पॉजिटिव, और यही डिग्री अगर माइनस में है तो ऋणात्मक मॉडरेट यानी ऋणात्मक मध्यम। 0.30 से 0.60 के बीच में कोरिलेशन हो तो लो डिग्री कहलाता है, प्लस में है तो पॉजिटिव लो डिग्री, माइनस में तो नेगेटिव लो डिग्री। 0.30 से छोटा है तो न्यून कोरिलेशन कहलाता है, प्लस का उत्तर तो न्यून पॉजिटिव, माइनस का तो न्यून नेगेटिव, और यदि उत्तर 0 आ रहा है तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। ये जो कोरिलेशन होता है इसका जो फॉर्मूला बना हुआ है उस फॉर्मूले के अंदर आप कभी भी कहीं भी उस फॉर्मूले में आप कभी भी कहीं भी गुणा 100 नहीं लगाते हैं,
इसलिए इसका जो उत्तर आएगा वो कभी 20%, 30% या 40% के रूप में नहीं आता। इसका आंसर हमेशा +1 से लेकर और -1 के मध्य में आता है, यानी +1 से -1 के बीच में जो रिलेशन फाइंड होगा मीन्स कोरिलेशन। गुणा सूत्र में गुणा 100 नहीं होने की वजह से कभी भी इसका उत्तर 20%, 30%, 40% नहीं आता, पॉइंट में आता है। ये जो पॉइंट का आंसर होगा, ये पॉइंट का आंसर +1 से और -1 के बीच में होता है। अगला मेरे पास में आता है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध की विधियां। पहला आता है ग्राफिकल मेथड, रेखा चित्रीय विधियां। ग्राफिकल मेथड में दो मेथड है। एक तो आता है स्कैटर डायग्राम, जिसे डॉट डायग्राम भी कहते हैं, और दूसरा आता है मेरे पास में कोरिलेशन ग्राफ। स्कैटर जो डायग्राम होता है, स्कैटर ही बोलते हैं इसको, तो स्कैटर जो डायग्राम होता है, ये स्कैटर डायग्राम डॉट 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 से बनाया जाता है। जो ग्राफ होता है उसमें बिंदु 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 लगा दीजिए जगह 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 जगह, पर्टिकुलर को रेखा नहीं बनती रेखा ग्राफ पेपर पे। तो जहां हमारे पास में बहुत सारे डेटा हो और बहुत सारे डेटा को जब हम ग्राफ पेपर पर लिखें और पर्टिकुलर कोई लाइन नहीं बनकर उनका एक झुंड बन जाए, तो उस झुंड को हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। अगर कोई वैज्ञानिक आकाशगंगा का रेखा चित्र बनाना चाहे तो वो आकाशगंगा रेखा चित्र नहीं बना सकता, लेकिन आकाशगंगा का जो डायग्राम है वो आपको कैसे दिखता है? डॉटेड 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 डॉटेड, मतलब एक बहुत सारी दूर में एक यूं तारों का एक वो झुंड सा दिखाते हैं, वो जो अपन डायग्राम में देखते हैं। तो वो क्या है? स्कैटर डायग्राम है। स्कैटर डायग्राम में जो भी प्राइस मान लो, मांग मान लो, विक्रय मान लो, सेल्स मान लो, किसी की भी संख्या मान लो आप, उन संख्याओं का अगर रेखा चित्र नहीं बनकर, लाइन नहीं बनकर, अगर उन सूचनाओं का एक झुंड बन जाए, जैसा कि आकाशगंगा में आप देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, भूगोल की किताबों में पढ़ते हैं, वैसा कोई झुंड सा बन जाए तो उसे स्कैटर डायग्राम कहा जाता है। अगला मेरे पास में आता है कोरिलेशन ग्राफ। कोरिलेशन जो ग्राफ होता है वो हमेशा बिंदु रेखी बनता है, ऐसा बिंदु रेखी, यूं। तो ये बिंदु रेखी डायग्राम बनता है, और इसमें वो दो लेंगे, एक प्राइस की लाइन आ जाएगी, एक मांग की लाइन आ जाएगी, और प्राइस और मांग की जो डिपेंडेंसी है उसे ग्राफ के आधार पर देखा जाता है। ग्राफिकल आधार पर निकाले गए ऐसे जो विश्लेषण होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, इसलिए इसमें हमेशा मैथमेटिकल जो मेथड्स हैं, जो गणितीय विधियां हैं, उन्हीं का ही उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को लिया जाता है। द कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गणना का जो मेथड है वो मुख्य है। तो मैंने बताया कि भाई जो रेखा चित्र विधियां हैं उसमें दो हैं, स्कैटर और कोरिलेशन ग्राफ। गणितीय विधियों में 4 आते हैं। एक तो आता है कार्ल पियर्सन का मेथड, दूसरा स्पीयरमैन का मेथड, तीसरा कॉनकरेंट कोरिलेशन, और चौथा मेरे पास में आता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में केवल 2 हैं, कार्ल पियर्सन का मेथड और स्पीयरमैन का मेथड। कार्ल पियर्सन का जो मेथड है वो एक सिंपल मेथड है जिसमें सभी मूल्यों का एक समान राशि से अंतर लेकर और डेविएशन की गणना की जाती है, विचलन की गणना की जाती है, और विचलन की गणना के आधार पर इसके 2 सूत्र बने हैं, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र और अप्रत्यक्ष विधि का सूत्र। इस विधि में हमेशा 2 प्रकार की एरर्स निकाली जाती है, प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर, पीई और एसई। जैसा आपने कहा कि भाई हमने 10 पिता और 10 पुत्र लिए और 10 पिता और 10 पुत्र एक दूसरे पर आश्रित है। उत्तर आया मान ली निकल के आया 80%, यानी कि 0.8 का मतलब होगा 80% समझने के हिसाब से। तो 80% परिस्थिति में या तो पिता पुत्र पर आश्रित है या फिर पुत्र पिता पर आश्रित है, मतलब एक दूसरे आश्रित है। तो ये जो एक दूसरे की डिपेंडेंसी है
ये जो आपने एक सैंपल लिया कि भाई 10 पिता 10 पुत्र, तो इन 10 व्यक्तियों के आधार पर जो निर्णय लिया गया है या जो समझी गई बात है वो क्या सही है क्या? जरूरी तो नहीं है कि इन 10 पिता और पुत्रों का जो संबंध 80% हो और अन्य 10 पिता और पुत्रों का संबंध हो सकता है 75% ही हो, और अगले 10 पिता और पुत्रों का संबंध हो सकता है कि 85% हो, 90% हो। तो ये कहना बहुत मुश्किल है। तो ये जो छोटे छोटे सैंपल्स लिए जाते हैं 10-10 के, 15-15 के, 20-20 के, तो इन सैंपल्स के आधार पर निकाले गए जो निष्कर्ष हैं उसमें कुछ सीमा तक उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। वो जो अस्वीकार करने का जो कारण है वो होती है प्रोबेबल एरर, संभाव्य विभ्रम। ये हमने जो संबंध निकाला है उस संबंध में इतने प्रतिशत संभावित अशुद्धि हो सकती है। ऐसे स्टैंडर्ड एरर होती है जो ये कहती है कि हम तो लेके चलेंगे भी इतना परसेंट तो रिलेशन, या हमारा कैलकुलेशन हमेशा गलत होगा। वो स्टैंडर्ड एरर होता है, प्रमाप विभ्रम होता है। गणितीय विधि का दूसरा मेथड आता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, जिसमें रैंक दी जाती है। जैसे एक क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो किसी की रैंक 1 आएगी, किसी की रैंक 2 आएगी, किसी की रैंक 3 आएगी। तो वैसे ही आप 10 मूल्यों तथा 10 मांग, उस मूल्य के आधार जो मांग है वस्तु की, उन दोनों का अलग अलग रैंक प्रदान करते हुए रैंक विधि के आधार पर सहसंबंध की गणना की जाती है। और उसके आधार पर जो 2 डेटा सीरीज है उनके आपस में आश्रितता, इंडिपेंडेंसी कैलकुलेट की जाती है। धन्यवाद।